Hello learners, I am Sadaf Shamim and I welcome you all to our channel Rumi Academy. Chapter number 2 Cells जो क्लास 9 NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उस चैप्टर की एक डिटेल्ड वीडियो विद वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम्स एंड बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी है। इन केस आपने वो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि पहले आप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखें एंड देन यू कम हियर। बट इन केस यू हैव एग्जाम इन अपकमिंग डेज और आपके पास टाइम नहीं है कवर अप करने का, then you are at the right platform because हम यहाँ पे उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। तो पहले हम 1 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 1 मार्क क्वेश्चंस आपको यूजुअली 1 वर्ड और इन अ सेंटेंस देने होते हैं, तो आपको ज़्यादा इलेबोरेटली डिटेल में नहीं करना उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर का नेम ही सेल है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दैट व्हाट इज अ सेल। सेल क्या होता है? A cell is the basic structural and functional unit of life। जो सेल होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर वाला और फंक्शन करने वाला यूनिट होता है लाइफ का। कोई सी भी लाइफ फॉर्म है, चाहे ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, एनी लाइफ फॉर्म, उन सब का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। सेकेंड, सेल को डिस्कवर किसने किया? राइट, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट थे, सेल को इन 1665 जब वो एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एक लकड़ी का छोटा सा पीस होता है, ओके, तो उसको ऑब्जर्व कर रहे थे एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में। वो माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था, बहुत प्रिमिटिव था, तो वो उसके अंदर उस कॉर्क का एक थिन स्लाइस, एक पतली सा स्लाइस रख रहे थे और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो उसमें छोटे छोटे टाइनी कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, बॉक्सेस जैसे वहाँ पर है, और उसको उन्होंने नेम दिया सेल। रॉबर्ट हुक वॉज अ डिस्कवरर ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। बाय द डेफिनेशन दैट वी गो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ऐसे आपको मेम्ब्रेन से पता लग रहा होगा, कवरिंग की बात हो रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक थिन, बहुत बारीक सी, पतली सी लिविंग होती है, ओके, और सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि वो सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस के इन एंड आउट जो है परमिट करती है। सारे सब्सटेंसेस उस मेम्ब्रेन के थ्रू इन एंड आउट नहीं हो सकते सेल में, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस ही। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, दैट सराउंड्स द सेल, जो सेल के आसपास पूरी तरीके से कवर्ड है, एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ इट। और जितने भी सब्सटेंसेस सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको बाहर भेजना, और जो बाहर के सब्सटेंसेस है जिसको सेल की रिक्वायरमेंट है उसको अंदर लेना। तो ये सारा काम सेल के लिए कौन हेल्प करता है? उसके लिए एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? एक कवरिंग जो बहुत बारीक है, लिविंग है और सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ ही सब्सटेंस को इन एंड आउट होने में हेल्प करती है और सेल के कवर करके रखती है, सराउंड करती है उसको, और कंट्रोल करती है कि कौन से सब्सटेंस सेल के अंदर आएंगे, कौन से सब्सटेंस सेल के बाहर जाएंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है सेल के अंदर जब प्रोसेस हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो वो एक सब्सटेंस है जो सेल से बाहर मूव करेगा। वही जब सर्कुलेशन होता है तो ऑक्सीजन इन मूव करता है सेल के, तो ये काम करता है सिलेक्टिवली परमिएबल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वही अलाउ करती है इसका होना। नेक्स्ट, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन। साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है जो जेली जैसी कंसिस्टेंसी का होता है, जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। सपोज दिस इज योर सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस। इसके अलावा बाकी जो यहाँ पर स्पेस है उसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल के बाकी ऑर्गेनल्स जैसे कि गोल्गी एपिटस एंड एससीआर, आरईआर, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सब चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर ही फिक्स होती हैं, ओके। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे साइटोप्लाज्म फिल होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, और जो सेल ऑर्गन्स होते हैं इसी के अंदर सस्पेंडेड है, इसी के अंदर फैले हुए हैं, ओके। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन एम्पल टाइम्स एग्जाम में आता है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कौन सा ऑर्गेनल है सेल का जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, जो सेल को इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर जनरेट करके देता है सारे प्रोसेस को करने के लिए? तो माइटोकॉन्ड्रिया
आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, वो पावर जनरेट करता है सेल के सारे प्रोसेस करने के लिए। और क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी बनाते हैं सेल को प्रोसेस करने के लिए सारी चीज़ों का। और वो एनर्जी का नेम क्या है? एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल की। तो सेल की जो एनर्जी करेंसी है जिसको सेल स्पेंड करता है एनर्जी के लिए, वो एटीपी होता है। तो व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है, एटीपी हेल्प करता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उसको। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? देखिए, देयर आर प्लास्टिड्स, बट प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, सिर्फ ये सब चीज़ें आपके प्रेजेंट होती हैं प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स का कोई वर्क नहीं है। ओके, तो प्लास्टिड्स में 3 टाइप्स के मेन प्लास्टिड्स होते हैं आपके, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो 3 टाइप्स ऑफ plastids are there. Chloroplast is the pigment जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स में ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है क्लोरोप्लास्ट। तो फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल हम जानते हैं कहाँ यूज होता है? फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्लोरोफिल एंड सनलाइट को ट्रैप करता है ताकि वो अपना फूड बना सके। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, और इसी वजह से फोटोसिंथेसिस होना पॉसिबल हो पाता है। सो दैट इज द वर्क ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देन नेक्स्ट इज व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और ये कैरी करते हैं जीन्स और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने पेरेंट्स से मिलती है। ओके, तो व्हाट आर क्रोमोसोम्स? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और उनके अंदर जीन्स और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है जो उनको उनके पेरेंट्स के जो गैमीट्स होते हैं उनके फ्यूजन के बाद उनको प्रोवाइड होती है। ओके, एंड क्रोमोसोम्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट इज डीएनए? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका एज अ फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो व्हाट इज डीएनए? पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसकी फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी स्टैंड्स फॉर डी, न्यूक्लिक स्टैंड्स फॉर एन एंड एसिड स्टैंड्स फॉर ए। डीएनए इट इज द जेनेटिक मटेरियल, ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैरेक्टर्स या वो खूबियाँ जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, राइट? तो डीएनए वही होता है, ये ऐसा मटेरियल है जो रिस्पॉन्सिबल है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देने के लिए। हम सबके डिफरेंट डीएनएज होते हैं। ओके, अनदर क्वेश्चन, नेम द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो नर्व सेल, सबसे लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल होता है हमारा, न्यूरॉन भी हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अ वैक्यूल? वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल इज अ स्टोरेज सैक। सैक मतलब बोरा या फिर कोई कट्टा, ठीक है? तो एक स्टोरेज, स्टोर करने वाला, चीज़ों को स्टोर करता है, ऐसा एक सैक होता है। ओके, जो स्टोर करता है वाटर को, फूड को और वेस्ट मटेरियल को। तो बेसिकली एक सेल के अंदर वैक्यूल का काम एक स्टोर रूम जैसा है जो एक्सेस सामान को अपने अंदर स्टोर करता है, चाहे वो एक्सेस वाटर है, एक्सेस फूड मटेरियल है या फिर वेस्ट मटेरियल है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट 2 to 3 marks question. State the cell theory. What is cell theory? Cell theory was proposed by Sheldon and Shawn. ये दोनों रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस थियोरी को, सेल थियोरी को प्रमोट किया था, प्रपोज किया था, स्टार्ट किया था इस पर वर्क करना। उसका ये क्या बताते हैं अपने रिसर्च में? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, एनीथिंग, वो सब सेल से बने हैं। देन द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का बेसिक यूनिट है, चाहे उसके स्ट्रक्चर
या फिर उसका कोई फंक्शन, बोथ। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो न्यू सेल बनते हैं किसी की भी बॉडी में, वो पहले वाले सेल्स जो ऑलरेडी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे थे उसी से न्यू सेल अराइज होते हैं। ओके, तो दीज आर द 3 पॉइंट्स। ये सेल थियरी है, इट वाज प्रपोज्ड बाय दीज 2 रिसर्चर्स। ओके, देन व्हाट इट स्टेट्स, क्या ये बताता है हमें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल से बने हैं। सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, और न्यू सेल्स पुराने ही सेल से बना करते हैं। ऑलराइट, let's move on to the next question. Okay, one of the important question, what is the difference between plant cell and animal cell? यहाँ पर दोनों के डायग्राम्स हैं, पहले डायग्राम्स ऑब्जर्व करते हैं। तो वन थिंग यू नोटिस फर्स्ट इज, जो प्लांट सेल है उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो फर्स्ट वही डिफरेंस है, प्लांट सेल में सेल वॉल इज देयर, पूरी सेल वॉल है, एंड एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो उसको ग्रीन पिगमेंट देते हैं, ग्रीन कलर देते हैं। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। अब एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को तो फोटोसिंथेसिस नहीं करनी है, तो उनको क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनको क्लोरोप्लास्ट भी नहीं चाहिए, राइट। तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल में आप नोटिस करोगे हमेशा जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा होता है और यूजुअली सेंटर में होता है, बीच में होता है। एनिमल सेल में वहीं अगर आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स अवेलेबल हैं, ज़्यादा इनका कोई प्रोमिनेंट वर्क नहीं है। इसमें वैक्यूल्स तो होते हैं बट बहुत छोटे होते हैं। प्लांट सेल में एक सेंटर में होगा, बड़ा होगा, और यहाँ स्मॉल वैक्यूल्स होंगे एनिमल सेल्स में, छोटे छोटे कई सारे, राइट। द शेप इज फिक्स्ड, जो प्लांट सेल है इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है तो इसकी शेप फिक्स है। एनिमल सेल की वही अगर आप बात करें तो थोड़ी इरेगुलर सी शेप होती है, जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर शेप में है सब ऑर्गेनिजम्स में। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल्स। ओके, तो पहले तो हम एक निमोनिक कर लेते हैं, एक हिंट बना लेते हैं याद करने का कि प्रोकार्योटिक क्या है और यूकार्योटिक क्या है। प्रोकार्योटिक में प्रो वर्ड आता है जो बहुत सिमिलर है प्री के, जैसे प्री हिस्ट्री हो गया, राइट, बहुत पहले की बातें जो हम प्री यूज करते हैं। तो प्री का मतलब है जहाँ पे भी आप प्रोकार्योटिक पढ़ोगे आप एक याद कर सकते हो कि प्रोकार्योटिक वाले सेल्स हैं जो पहले के सेल्स थे, जो प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है, जो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, राइट। यूकार्योटिक वो सेल्स हैं जो अभी हम यूजुअली ऑर्गेनिज्म जो है बने हुए हैं उससे, जो बाद में आए हैं, राइट। अब डिफरेंस देख लेते हैं, दिस इज योर यूकार्योटिक सेल एंड दिस इज योर प्रोकार्योटिक सेल। लेट्स लुक एट द डिफरेंसेस। फर्स्ट डिफरेंस है नो ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता है प्रोकार्योटिक सेल्स के पास। यहाँ देखिए ये यूकार्योटिक सेल है, एक सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट। वहीं अगर आप प्रोकार्योटिक में देखते हो तो कोई एक ट्रू न्यूक्लियस अवेलेबल ही नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस है। प्रोकार्योटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, प्रोकार्योटिक सेल्स साइज में भी छोटे हुआ करते हैं। यूकार्योटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज, ये साइज में बड़े होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट, प्रोकार्योटिक सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर जो आपके पास ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन वाले, वो प्रोकार्योटिक सेल्स में नहीं होते हैं। बट वहीं अगर आप यूकार्योटिक सेल की बात करते हो तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया, प्रोकार्योटिक सेल का एक एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। वही जो एक यूकार्योटिक सेल है उसका एग्जाम्पल अमीबा, ह्यूमन सेल, एनिमल सेल एंड अदर, वो सब होते हैं। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकार्योटिक सेल्स एंड यूकार्योटिक सेल। I hope this is clear. Let's move on to the next question, which is about plasma membrane. So what are the functions of plasma membrane? Plasma membrane का काम क्या है? Plasma membrane क्या है वो अभी हमने डिस्कस किया, right? इसका फंक्शन क्या है? It protects the cell, वो सेल के प्रोटेक्ट करता है। It maintains the cell shape, since वो एक कवरिंग है तो सेल की शेप खराब नहीं होती है उससे। Controls entry and exit of substances, कौन से सब्सटेंस, कौन सा मटेरियल उस सेल के अंदर एंटर करेगा, कौन सा मटेरियल सेल के बाहर जाएगा, वो कंट्रोल करता है इसको। एंड लास्ट, सेपरेट सेल कंटेंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग, सेल को आसपास के सराउंडिंग से बचाता है। सिंस वो एक कवरिंग है तो इन ऑफ द सेल एंड आउट ऑफ द सेल उसको सेपरेट रखता है, बाहर के एनवायरनमेंट को सेल के
और अंदर के एनवायरनमेंट ऑफ सेल के, इसको सेपरेट रखता है। तो सेल कंटेंट्स को सराउंडिंग से अलग रखता है, एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल करता है सब्सटेंसेस की, सेल की शेप मेंटेन करता है और सेल को प्रोटेक्ट भी करता है। दीज आर द 4 मेन फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का क्या वर्क होता है? दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ पे सेल के और पार्ट्स नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस है। ओके, लेट्स सी। न्यूक्लियस कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जैसे हमारा ब्रेन हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ऐसे ही एक सेल के अंदर न्यूक्लियस सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल, जो हेरिडिटरी मटेरियल, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, डीएनए, वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सबके पास न्यूक्लियस है, उन सबके पास डीएनए प्रेजेंट है, हमारा हेरिडिटरी मटेरियल कैरी करते हैं। न्यूक्लियस हेल्प करता है सेल डिवीजन में, लाइक वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सेल डिवीजन होता है, राइट? तो सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, न्यूक्लियस ही स्टार्ट करता है। अगर अमीबा बाइनरी फ्यूजन की बात करते हैं तो उसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है अमीबा में, एंड देन 2 डॉटर अमीबे सेपरेट होते हैं। सेल डिवीजन में हेल्प करता है। रेगुलेट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हमारी बॉडी में या हमारे जो सेल्स हैं उसमें ग्रोथ और उसको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है न्यूक्लियस। So these are the 4 main functions of nucleus. आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस है, DNA thread like material is there, hereditary material is there. So these are the main 4 functions of nucleus. What is diffusion? Give one example. Okay, diffusion is the movement of molecules. Diffusion क्या है? Molecules जो होते हैं उनकी movement है from a region of higher concentration. वो रीजन जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, किसी भी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इस वाले केस में यहाँ पर हायर अगर आप यहाँ देखते हो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ठीक है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की चीज़ में मूव होता है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया है। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एरिया फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया में। इससे अगर आप एग्जांपल लेंगे तो क्या है? स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग थ्रू आउट अ रूम। सपोज आपने रूम के एक कॉर्नर के अंदर इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती को बर्न किया, लिट किया है, राइट? आपने उसे वन कॉर्नर में रखा, बट इवेंचुअली यू विल नोटिस कि जिस रीजन में आपने रखा था उसको, वहाँ से उसके अलावा भी जो स्मेल है उस इंसेंस स्टिक की वो पूरे रूम में फैल गई है, स्प्रेड हो गई है। तो ये एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का, बिकॉज एक एरिया में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट स्मेल ज़्यादा था और बाकी रूम के एरिया में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्मेल लेस था। तो मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में मूव हो गए। दैट इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। अंडरस्टूड? ओके, वेरी सिमिलर बट ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? गिव एग्जांपल। अब वहाँ पर क्या था? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। यहाँ पर भी सेम वही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, बट इट इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स था। ओके, दिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वहाँ पर, थ्रू आ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कोई सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ये सब होता है। तो ये डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मोर। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज लेस। यहाँ पर एक सेंटर में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल कम हियर। दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल के लिए रेजिन्स, रेजिन्स मतलब किशमिश, ठीक है? किशमिश को अगर आप पानी के अंदर डालते हो, किशमिश के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, वो ड्राई फ्रूट में आता है, राइट? क्योंकि वो ड्राई होता है, उसमें पानी नहीं होता है। तो उसको अगर आप वाटर के अंदर पुट करके रखते हो, थोड़े टाइम में बाद यू विल नोटिस कि वो किशमिश जो है स्वेल हो गया है, किशमिश से बहुत ज़्यादा उसकी शेप जो है बड़ी हो गई है, एक बलून के जैसा फूल गया वो, वापस से एक ग्रेप की तरह दिखने लगा, राइट? तो ये प्राइम एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का, जहाँ पे रेजिन्स के अंदर वाटर का कंटेंट कम था, रेजिन के बाहर मतलब जिस ग्लास में आपने रेजिन को रखा था वहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था। इवेंचुअली हायर कॉन्सेंट्रेशन में यानी ग्लास से वाटर मूव करता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन में यानी कि रेजिन के अंदर, और रेजिन स्वेल हो जाता है, बड़ा हो जाता है साइज में। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। नेक्स्ट,
वाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल? किसी भी सेल के जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको हम सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? सुसाइडल यानी कि जो डेथ कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डेड कर सकते हैं, वो वाले ऑर्गेनल। तो लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। इफ अ सेल इज डैमेज, अगर सेल डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है वर्क करते करते या ओल्ड हो जाता है, लाइसोसोम्स में बर्स्ट, जो लाइसोसोम्स हैं वो फट सकते हैं, बर्स्ट हो सकते हैं, एंड डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ, और सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। सपोज जो लाइसोसोम्स हैं छोटे छोटे पैकेट्स हैं पूरे सेल के अंदर फैले हुए हैं, और उन पैकेट्स के अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ऐसे एंजाइम्स है जो पूरे सेल को गला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जैसे ही लाइसोसोम को पता चलता है कि जो सेल है डैमेज हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, या फिर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, तो व्हाट डज लाइसोसोम डू? लाइसोसोम उसी वक्त फटना स्टार्ट हो जाते हैं, वो बर्स्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। देयरफॉर इसीलिए उनको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। इसलिए हम उनको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि वो सेल को सुसाइड करने में हेल्प करते हैं। वो है तो सेल का ही पार्ट, बट स्टिल इट हेल्प्स टू गिव डेथ टू द सेल। तो दैट इज वाई वी कॉल देम सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो बर्स्ट होने के बाद लाइसोसोम के अंदर से निकलते हैं और सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ओके, नाउ 5 मार्क्स क्वेश्चन आंसर। और भी क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें हॉट्स भी होंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी होंगे, सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट थिंग, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताइए, न्यूक्लियस का फंक्शन बताइए। दिस इज DNA, let me tell you, so we'll come back to it later. तो what does nucleus consist of? पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एक कवरिंग होती है जो न्यूक्लियस को कवर करके रखती है। न्यूक्लियोप्लाज्म, जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर फिल्ड होता है। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। दिस इज योर न्यूक्लियोलस, इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म में आता है आपका, और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो दीज आर द 4 पार्ट्स जो स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूक्लियस का। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? काम क्या है न्यूक्लियस का? ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। अभी हमने डिस्कस किया ब्रेन ऑफ द सेल है, तो पूरी एक्टिविटी सेल की कंट्रोल करता है। कंटेन्स क्रोमोसोम्स एंड DNA। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स और DNA प्रेजेंट होते हैं। ये DNA का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। इट ट्रांसफर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, वो ट्रांसफर करता है न्यूक्लियस। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल डिविजन, सेल को डिवाइड होने में भी हेल्प करता है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, जो न्यूक्लियस है वो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, और ये DNA है। Alright. Next question, explain the structure and functions of mitochondria. Another important question. So these are the mitochondria. Actual mitochondria. आप देख सकते हैं बाहर एक स्ट्रक्चर है, देन इनसाइड उसके ये वाला स्ट्रक्चर, जो आप येलो पार्ट देख रहे हो वो ये वाला स्ट्रक्चर है इसका। ओके, ऑलराइट। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है, बाहरी और अंदरी दो मेम्ब्रेन इसके पास होती है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू क्रिस्टे, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है इसकी वो फोल्ड हुई हुई रहती है, इसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। इस वाली मेम्ब्रेन की बात हो रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये बाहर की मेम्ब्रेन है और ये अंदर की मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है। जो इनसाइड वाली मेम्ब्रेन होती है ये वाली, इसको आप क्रिस्टे बोलते हो। इट कंटेन्स इट्स ओन DNA, इसके अंदर खुद का DNA प्रेजेंट होता है, एज यू कैन सी। राइट, नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शन। काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? इट इज अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन की, यहाँ पर जो सेल्स हैं रेस्पायर करते हैं। इट प्रोड्यूसेस ATP, एनर्जी जनरेट करता है। जितना ज़्यादा क्रिस्टे फोल्डेड होगा उतना ज़्यादा ATP जनरेट होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। इट सप्लाइज एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़, ये एनर्जी देता है सेल की बाकी एक्टिविटीज़ करने के लिए।
जो बाकी ऑर्गेनाल है सेल के अंदर, उसको काम करने के लिए एनर्जी जनरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हेंस माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर देयर। तो टोटल 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, अभी हमने सेपरेटली इसको किया है, बट मेजर डिफरेंस क्या है, लेट्स डिस्कस। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जस्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल एग्जाम्पल, परफ्यूम की स्मेल स्प्रेड करना, आपने परफ्यूम लगाया बट उसकी स्मेल स्प्रेड हो जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, हमारे लंग्स में जो गैसेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के, वो एक्सचेंज होते हैं। तो ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल स्पेसिफिक है। ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं, और ये भी डिफ्यूजन की तरह हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स, जो किशमिश होते हैं, आप लोगों ने पानी में भिगोया वो फूल जाए साइज में, तो स्वेलिंग ऑफ रेजिन। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट्स, प्लांट की जो रूट्स हैं वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल के अंदर से, वो भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अभी आप देख चुके होंगे कि 3 क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन वी आर डूइंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का तीसरा क्वेश्चन है, तो क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये भी डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, प्रेजेंट होता है इसके अंदर, एज यू कैन सी। इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, बिकॉज एनिमल सेल्स को रिक्वायरमेंट नहीं है ग्रीन पिगमेंट की, उन्हें फोटोसिंथेसिस नहीं करनी है, सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द फंक्शन? इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, इट ट्रैप सोलर एनर्जी, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं वो सोलर एनर्जी को, सोलर लाइट को, सनलाइट को ट्रैप करते हैं अपने अंदर। इट प्रोड्यूसेस फूड फॉर प्लांट्स, तो जो फोटोसिंथेसिस है उसका वर्क क्या है कि वो खाना प्रोड्यूस करे प्लांट्स के लिए, तो क्लोरोफिल उसमें हेल्प करते हैं। So this is the structure of chloroplast, as you can see here, and these are the functions of chloroplast. Chloroplast को kitchen of the cell भी कहा जाता है। जो भी ग्रीन कलर का पार्ट होता है प्लांट का, लीव्स एंड स्टेम, तो वो सब फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकते हैं बिकॉज उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और उन साइट्स को हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं बिकॉज वहाँ खाना प्रोड्यूस हो रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, वेरियस सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। तो ये इट कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, सेल की एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। फर्स्ट, सेकेंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है एनर्जी को। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्रिस्टे है, जितना क्रिस्टे होगा उतना एटीपी बनेगा, जितना एटीपी होगा उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पर रेस्पिरेशन होती है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, अभी हमने कवर किया है इसको। तो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। सेकेंड इज, थर्ड इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं प्लांट्स के लिए, आई मीन सेल्स के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। गोल्जी एपरेटस, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। गोल्जी एपरेटस जो होते हैं वो पैकेज करते हैं जो भी सब्सटेंसेस एससीआर, आरईआर बना रहे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी सब्सटेंसेस एंटायरली क्रिएट होते हैं सेल के अंदर, उनको पैक करता है और सेंड करता है बाकी जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर। तो पैकेजिंग एंड सिक्रीशन का वर्क गोल्जी एपरेटस का है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। देन वी हैव लाइसोसोम्स, एज वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है वेस्ट को, अगर वेस्ट हो जाता है सेल खराब होने वाला होता है तो डाइजेशन में हेल्प करता है। वैक्यूल्स का क्या वर्क है? वो स्टोरेज की तरह काम आता है, एंड क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है। Okay, so it does photosynthesis as we have covered. Now Hart's question and answers, higher order thinking skills. These are also asked. What would happen, क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, फट जाती है, कट जाती है कहीं से,
व्हाट विल हैपन, द कंटेंट्स ऑफ सेल वुड लीक आउट, जो जितनी भी चीज़ें सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, साइटोप्लाज्म एंड बाकी ऑर्गेनल्स, वो लीक करने स्टार्ट कर देंगे और इवेंचुअली सेल जो है वो मर जाएगा, मतलब वर्क नहीं कर पाएगा, खराब हो जाएगा। सेकेंड, वाई डू प्लांट सेल्स बर्स्ट क्यों हो जाते हैं अगर हम उन्हें पानी में रखते हैं? जो प्लांट सेल्स होते हैं वो फट क्यों नहीं जाते अगर हम उन्हें पानी में रखते हैं? तो बिकॉज प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल उसको हेल्प करता है कि वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करे अपने अंदर। जो रिजिड सेल वॉल है, बहुत सख्त सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट्स के पास, वो एक्सेसिव स्वेलिंग होने में मदद नहीं करती है, वो ज़्यादा वाटर कंटेंट को सेल के अंदर मूव करना अलाउ नहीं करती है। इस वजह से जो सेल है वो प्रोटेक्ट रहता है बर्स्ट होने से, फटने से, क्योंकि ज़्यादा वाटर मूव इनसाइड मूव नहीं कर सकता, राइट? तो सेल प्रोटेक्टेड रहता है। वहीं अगर आप एनिमल सेल को रखते हो वाटर में ज़्यादा टाइम तक, तो वाटर मॉलिक्यूल इट विल कीप ऑन गोइंग इनसाइड, वो बढ़ता चला जाएगा अंदर तक, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो सेल की मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की, वो और वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी और इवेंचुअली सेल बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। बट प्लांट सेल में इट वोंट हैपन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एटीपी बनाते हैं जिससे उसे एनर्जी मिलती है सारी सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। व्हाट वुड हैपन इफ सेल हैड नो न्यूक्लियस? क्या होगा अगर सेल के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होगा? क्या होगा अगर हम लोग के पास ब्रेन नहीं होगा? तो हम कोई एक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सेल वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट्स एक्टिविटी, सेल कोई भी एक्टिविटी उसके अंदर होने वाली उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही ग्रोथ होगी सेल की, ना ही रिप्रोडक्शन होगी, ना ही वो हेरिडिटी करेक्टर को पास कर सकता है। तो ये सारे काम जो न्यूक्लियस का होता है वो सेल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, वाई आर प्लांट वैक्यूल्स लार्जर देन एनिमल वैक्यूल्स? जो प्लांट वैक्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल में। तो प्लांट को बड़े वैक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उन्हें पानी ज़्यादा स्टोर करना होता है, उन्हें उनको फूड भी स्टोर करना होता है अपने अंदर, और टर्जिडिटी मेंटेन करनी पड़ती है, अपनी सेल की शेप मेंटेन करनी पड़ती है। तो उसमें वाटर से फिल्ड वैक्यूल हेल्प करता है उसकी प्लांट सेल की शेप मेंटेन करने के लिए। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो ज़्यादातर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ये तो आप देखिए, जो आपको डायग्राम्स जो ड्रॉ करने हैं उसको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट सेल का डायग्राम, एनिमल सेल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब के डायग्राम्स जो है अभी हम प्रीवियस स्लाइड्स में आपको शो कर चुकी हूँ। तो इन केस आप बुक से नहीं कर रहे हो, यहाँ से भी कर सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, लेबल करना, सेल वॉल कहाँ पर है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपिटस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आप लेबल कर सको उनको डायग्राम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज सेल कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? हम सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल से बने हैं, सारी लाइफ प्रोसेसेस सेल के अंदर ही हो रही होती है, रेस्पिरेशन भी, डाइजेशन भी, सब कुछ सेल के अंदर हो रहा होता है। इसलिए हम सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर भी बनाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का और फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। ओके, वाई आर क्लोरोप्लास्ट फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स? क्लोरोप्लास्ट हमेशा प्लांट सेल्स में ही क्यों मिलते हैं? अभी हमने डिस्कस किया, प्लांट अपना फूड खुद से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके लिए उनको क्लोरोफिल की जरूरत है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये एक टाइप का प्लास्टिड है। एनिमल सेल्स को परफॉर्म नहीं करना फोटोसिंथेसिस, तो एनिमल सेल्स को क्लोरोप्लास्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। वाई आर रेड ब्लड सेल्स विदाउट अ न्यूक्लियस? रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं, पूरे प्रॉपर एज आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता ताकि उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाए हीमोग्लोबिन कैरी करने के लिए। जितना अच्छे से हीमोग्लोबिन कैरी कर पाएगा उतना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है आरबीसीज ब्लड। ओके, तो इससे एफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच सकता है थ्रू आउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, रीजन ताकि वो ज़्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर सके। ज़्यादा हीमोग्लोबिन कैरी करने का मतलब है ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी हो पाएगा। बट यही रीजन है, बिकॉज इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है तो आरबीसीज जो होते हैं ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, दे इवेंचुअली डाई, उस टाइम के बाद दे डोंट वर्क एनीमोर। हाउ डज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन सेल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में कैसे हेल्प करती है? तो वो सेल को प्रोटेक्ट करती है फर्स्ट थिंग, देन रेगुलेट करती है मूवमेंट को, सब्सटेंसेस को, इन और आउट कौन से सब्सटेंस सेल के अंदर जा रहे हैं उसको रेगुलेट करती है।
और प्रोटेक्ट करती है सेल को। तो इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से हेल्प कर पाती है सेल को। एक्सप्लेन वाई लाइसोसोम्स आर इंपॉर्टेंट। लाइसोसोम्स क्यों इंपॉर्टेंट है? लाइसोसोम डाइजेस्ट करते हैं वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स को। लाइसोसोम्स हैं वो डाइजेस्ट करते हैं खराब हुए हुए ऑर्गेनल्स को, जो फॉरेन पार्टिकल्स सेल के अंदर आ जाते हैं उनको, जो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है उनको। इससे जो पूरा का पूरा सेल होता है वो क्लीन रहता है और हेल्दी रहता है, खराब नहीं होता। ओके